अयः पात्रे अयः पानम सालपत्रे च भोजनम खरजूर पत्रे शयनम च झारखंड इति विद्यते। जहां लौह पात्रों में पेय पदार्थ, साल पत्रों पर भोजन और खजूर के पत्रों पर शयन की परंपरा है, वो प्रदेश झारखंड कहलाता है। यहाँ की संस्कृति में होठों पर पलाश की लाली है, मांग में टीसू की सुर्ख लकीर है। यहाँ पत्थर गाते और पेड़ सुनते हैं। चट्टानों के बीच सूर्य जागता और सोता है। धरती की हरितिमा, आकाश की नीलिमा और सूर्य की लालिमा एक साथ मिलकर नया रंग रचते हैं। ऐसे ही सुंदर प्रदेश झारखंड की ओर से मैं राजश्री प्रसाद ईटीवी झारखंड बिहार की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम ईटीवी रिपोर्ट कार्ड झारखंड में उपस्थित आप सभी माननीय अतिथिगण का एवं ईटीवी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारी ओर से आपको जोहार, नमस्कार। आज के कार्यक्रम को हम संपादित करेंगे 3 सेशन में, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सेशन। इस पहले सेशन में हम आपको दिखाते हैं एक ऑडियो विजुअल, जिसमें आप झारक्राफ्ट, पंचायती राज, कृषि और सहकारिता से संबंधित विषयों पर जानकारी पा सकेंगे। तो आइए देखते हैं। झारखंड की पहचान खनिज संसाधनों की प्रचुरता को लेकर होती है, लेकिन कृषि क्षेत्र में भी इस राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। साल 2000 में बिहार से अलग होने पर झारखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना जाए। वर्षा पर निर्भरता कृषि उत्पादन में आड़े आती रही, लिहाजा दलहन की पैदावार बढ़ाने की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया गया। नतीजतन 2 साल तक दलहन पैदावार के मामले में झारखंड को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में झारखंड नए इतिहास रच रहा है। आज झारखंड से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में हरी सब्जियों का निर्यात हो रहा है। काजू की खेती अब 2 जिलों से बढ़कर 10 जिलों में होने लगी है। रेशम उद्योग के मामले में झारखंड हमेशा से धनी रहा, लेकिन बाजार नहीं मिलने से इस पेशे से जुड़े लोगों के सामने दिक्कतें आईं। लोग पलायन करने लगे, लेकिन वक्त रहते इस दिशा में प्रयास शुरू किए गए। भारत सरकार के सहयोग और झारक्राफ्ट के माध्यम से किसानों को साधन संपन्न बनाया गया। नतीजतन आज इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की संख्या 10,000 से बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। बापू ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, लेकिन झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था हाशिए पर रही। देर सबेर ही सही झारखंड की सरकार जागी और राज्य विभाजन के 10 साल बाद यहां पंचायत चुनाव हुए। फिर भी पंचायतों को वाजिब अधिकार नहीं मिला। वक्त के साथ अधिकार की आवाजें उठती रही। देर सबेर ही सही पंचायत के अधिकार की अहमियत समझी गई। आज 10 विभागों की शक्तियां पंचायतों को हस्तांतरित हो गई है। अब पंचायती संस्थाओं को वित्तीय अधिकार की ताकत भी मिल गई है। बिहार से अलग होने पर झारखंड में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था अलग थलग पड़ी रही। बिहार के ही सहकारी बैंक काम करते रहे, जिसकी वजह से यहां के लोगों को सहकारी बैंक का फायदा सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था। इसे झारखंड सरकार ने गंभीरता से लिया और आरबीआई से लाइसेंस मिलने पर साल 2012 में झारखंड सहकारी बैंक अस्तित्व में आया। आज सहकारी बैंक की 126 शाखाएं सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।
इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी सबसे पहले मॉडरेटर श्री राजेश तोमर, एडिटर ईटीवी झारखंड। मैं आमंत्रित करती हूं श्री के.एन. त्रिपाठी, पंचायती राज ऑनरेबल मिनिस्टर ग्रामीण विकास, श्री अशोक भगत, पंचायती राज एक्टिविस्ट, श्री धीरेन्द्र कुमार, एमडी झारक्राफ्ट, और साथ ही डॉक्टर हरीश्वर दयाल, इकोनॉमिस्ट को। हम बात कर रहे हैं झारखंड की, चूंकि अभी समय है चुनाव का, आने वाले समय में झारखंड को चुनाव में जाना है, तो जाहिर है कि पूरी झारखंड की एक बार हम रिपोर्ट कार्ड देखें। हम सरकार की बात नहीं करेंगे, चूंकि झारखंड में कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गईं, अभी भी सरकार है, लेकिन आने वाले समय में एक नई सरकार बनेगी। ऐसे में ये जरूरी है कि सरकार के कामकाजों की एक समीक्षा की जाए। तो हम खासतौर पर इस सरकार की समीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि 14 वर्षों में झारखंड कहाँ तक पहुंचा है, क्या खोया क्या पाया है, कहाँ पर पास और कहाँ पर फेल हुआ, हम उसकी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं अशोक भगत साहब, जो कि एक एनजीओ से जुड़े हैं, साथ ही पंचायती राज पे इन्होंने बहुत काम किया है, ग्रामीण विकास पे इन्होंने काम किया है। हमारे साथ हैं मंत्री के.एन. त्रिपाठी साहब, जो कि पंचायती राज देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ विभाग इनके पास हैं। हमारे दाईं ओर हैं हरीश्वर दयाल जी, जो कि जाने माने झारखंड के अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ हैं धीरेन्द्र प्रसाद, जो कि झारक्राफ्ट, जो कि झारखंड की एक पहचान है, ना सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे इलाकों में भी बेहतर काम किया है। जो आपने अभी एवी देखे, उस जो ऑडियो वीडियो में हमने दिखाया कि कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं झारखंड के जो कि बेहतर काम किए हैं। ये कभी प्रोफाइल नहीं हो पाया कि कभी झारखंड में कौन से विभाग अच्छे काम किए, कौन से विभाग काम करने में उनसे चूक हुई, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे धीरेन्द्र कुमार साहब से कि झारक्राफ्ट बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, झारखंड के बारे में जब चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि जो विभाग है वो विभाग बेहतर काम नहीं कर पाता। यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो यहाँ पर सरकार के कामकाज के तौर तरीके हैं, उसकी वजह से विभाग काम नहीं कर पाता। फिर भी झारक्राफ्ट ने बेहतर प्रदर्शन किए, कैसे आपने किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर पाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक टीम बनी है जो जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द पार्टी लाइन और जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने सभी ने इसको आगे बढ़ाया, सब ने इसमें सपोर्ट किया है। और जो हमारा स्ट्रेंथ है स्टेट का कि तसर का प्रोडक्शन हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बैम्बू के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और लाह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इन 3 चीज़ों को लेके हम लोगों ने रोज़गार सृजन के दिशा में काम किया। इसमें जो भी सरकारें रही हैं, जब भी पिछले 7-8 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, और सब ने सपोर्ट किया है, तभी आज यहाँ पर पहुँचा है। तो हर कोई चाहता है कि राज्य का विकास हो। झारक्राफ्ट ने खास कुछ क्या किया है जिसकी वजह से झारक्राफ्ट की? देखिए, झारक्राफ्ट ने पूरे वैल्यू चेन को, तसर के पूरे वैल्यू चेन को टैकल किया है, जहाँ से कोकून बनने से लेके इसके मार्केटिंग तक। और इसमें एक चीज़ हम लोगों ने की है कि इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराया पूरे वैल्यू चेन का। और दुनिया में इकलौता राज्य है झारखंड जहां ऑर्गेनिक तसर सिल्क मिलता है। इसलिए दुनिया के बाज़ार में हमारे प्रोडक्ट की मांग सबसे ज़्यादा है और चाइना से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम आज दुनिया के 12 देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे बड़े हम उत्पादक भी हैं अभी। तो कितने लोग पहले से, चूंकि रोजगार से भी जुड़ा है, रोजगार सृजन से, ग्रामीण क्षेत्रों में आप काम करते हैं? इसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और सरकार ने एक योजना स्वीकृत की जिसमें अगले 5 साल में 10 लाख लोग और जुड़ेंगे इसमें। हरीश्वर दयाल साहब, झारखंड में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के बहुत सारे अवसर हैं, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा रोजगार के सृजन नहीं होते हैं। जैसे झारक्राफ्ट ने एक मॉडल पेश किया, क्या दूसरे विभागों में खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, क्या इस तरह के मॉडल दूसरे जो विभाग हैं वो क्यों नहीं पेश कर पाते? इसके पीछे आप क्या वजह यहाँ झारखंड देखते हैं? मेरा मानना है कि जहाँ भी संस्थाएं विकसित हुई हैं वहाँ पर विकास हुआ है। तो जैसे कि झारक्राफ्ट बना, वहाँ आप देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। उसी तरह से अगर रूरल सेक्टर में आप देखिएगा तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट सोसाइटी है, वह भी काफ़ी काम कर रहा है। और आप देखिएगा आसपास के गांव में काफ़ी रोजगार सृजन हुआ है। या आपके क्लिप में भी दिख रहा था कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन और दलहन के प्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों में काफ़ी वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी कमी रह गई है कि संस्थाओं का विकास नहीं हुआ है। जैसे अभी तक हम लोगों के पास कोई एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं है स्टेट के पास कि विकास किस तरह का हो और विकास में किस तरह की बाधाएं हो। 2 ऐसा प्रयास हुआ था, लेकिन यह तो सतत प्रयास है ना। उसके लिए आपको चाहिए एक झारखंड प्लानिंग बोर्ड का गठन और उसका सुदृढ़ होना। जो पैसे केंद्र की तरफ से आता है वो पैसा हम सरेंडर कर देते हैं, वो दूसरे राज्यों को चला जाता है, वो पैसे हम कैसे यूटिलाइज नहीं कर पाते? हाँ, उसके कई कारण हो जाते हैं। एक तो होता है कि कई में हम लोगों को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। तो हमारे रिसोर्स जहाँ पर क्रंच है, हमारे पास रिसोर्स क्रंच है, तो हम उस फंड को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि हमारे पास प्लान पूरी तरह से बन नहीं पा रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है।
हमारे साथ हैं पंचायती मंत्री ज्ञान त्रिपाठी साहब। पंचायत स्तर पे अगर आप बात करें तो झारखंड 32 वर्षों के बाद चुनाव यहाँ पर कराया, बावजूद इसके पंचायतों को वो अधिकार अब तक नहीं मिल पाया, क्योंकि पंचायत अगर आपके बहुत मजबूत नहीं होंगे तो विकास की जो गति है वो आप जमीन पर नहीं उतार सकते। क्या आप नहीं, पंचायतों को अधिकार करीब 14 सब्जेक्ट्स पर हम लोगों ने दे दिया है, और बाकी जो 29 सब्जेक्ट्स जो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है उसमें भी कुछ पिछली कैबिनेट में दिया है, बाकी जो बचा है कल तक मुझे लगता है कि सारे अधिकार हम लोग पंचायतों को सौंप देंगे। लेकिन पंचायत को अधिकार सौंपने के साथ साथ जी हम लोगों को जो पंचायत जमीन तक जो काम करता है उसमें बहुत कुछ काम करना है। हमने जो अनुभव किया है पिछले 3-4 महीनों में अपने कार्यकाल में, हम पिछले वर्ष 640 करोड़ रुपए भारत सरकार के BRGF के उन पैसों को हम लोगों ने लैप्स कर दिया था। अब 30 जून तक हम लोग पूरे 24 जिलों में घूम करके जिला प्लानिंग कमेटी की जो बैठक होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, वो करा करके और भारत सरकार को भेज दिया। अब हम भारत सरकार से वेट कर रहे हैं कि वो फंड आ जाए। हम इस बार बहुत एडवांस है। भगत साहब, आप पंचायती एक तरह से राज्य का आपने सपना देखा था, आपने कई कार्यक्रम चलाए झारखंड में, आपने पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में अपने परिकल्पना देखी थी। आप पंचायत को किस तरह से देखते हैं, और पंचायत झारखंड में चूंकि जमीन पर काम करता है तो किस तरह की होनी चाहिए? झारखंड जो आदिवासी स्टेट के नाम पर अलग हुआ, जो आदिवासियों की मूलभूत लड़ाई थी, स्वशासन की लड़ाई थी। हमारा शासन हमारे गांव में चले, इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो। पंचायती राज तो उसमें एक माध्यम था थोड़ा, पंचायत राज ही पूरा शासन का माध्यम नहीं है, इसलिए वो सपना अभी बहुत अधूरा। जबकि ये एक ऐसा विषय है, देश की संसद से लेकर आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हर नेताओं ने ये बात माना कि गाँव को अधिकार मिले, गाँव अपने हिसाब से विकास कर सके, गाँव की संपदा। सरकार कहाँ पे चूक कर रही है? सरकार बहुत बड़ी सरकार एज ए प्रिंसिपल चूक नहीं कर रही है, सिद्धांत वो स्वीकार करती, सभी सरकारें स्वीकार करती है। लेकिन जो सरकारों में बैठे लोग हैं वो अपने पावर को नीचे देना नहीं चाहते, हर लेवल पर एक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। ग्रामीण विकास की अगर परिकल्पना करें तो ग्रामीण विकास में पंचायत की जो भूमिका है, और ग्रामीण विकास तमाम योजनाएं हैं लेकिन साकार नहीं होती हैं, जमीन पर पहुंचाने का क्या मैकेनिज्म आप तरफ से इवॉल्व किया? पंचायती राज में जो व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था में जो पंचायतों को अधिकार प्रदत्त हैं, भारत के संविधान में जो कानून बनाए हैं 72nd अमेंडमेंट के बाद, उसमें यह है कि पंचायत प्रतिनिधि सारी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम सभा में कराएंगे। जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो लेके ग्राम सभा में जाएंगे, ग्राम सभा में उन बातों की चर्चा करेंगे और वहाँ से लेकर के आएंगे। तो जो भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, जो अभी सबसे बड़ी योजना चल रही है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम मनरेगा, उसमें पंचायत प्रिंसिपल एजेंसी है और पंचायत उन्हीं योजनाओं को लेती है जिन योजनाओं को ग्राम सभा पारित करता है। यदि ग्राम सभा उन योजनाओं को पारित नहीं किया तो पंचायत आगे लेकर के नहीं भेज सकती और उनका सैंक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। उन योजनाओं में भी हम लोग बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। हमारा जो झारखंड राज्य का हक है वो मैं आपको बताऊं कि 5000 करोड़ रुपए खर्च करने का हम लोगों का हक है। पिछले बहुत दिनों से हम लोग करीब 600 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ यही खर्च कर पा रहे थे। कुछ जिले जो हैं, देवघर और 1-2 जिले जो अच्छे खर्च कर पा रहे थे, बाकी जिले नहीं कर पा रहे। पिछले कुछ दिनों में हमारी सरकार और हम लोगों ने मिल करके उसको करीब 3500 करोड़ रुपए स्वीकृति कर दी और अभी तक 800 करोड़ रुपए अब तक के काम से सेटिस्फाइड हैं आप? अभी जो पिछले 6 महीनों में जो कार्य चल रहा है जी, उससे हम बहुत सेटिस्फाइड हैं और मुझे लगता है कि हम लोग अगले वित्तीय वर्ष तक झारखंड का जो हक है, जो लक्ष्य है, वहां तक पहुंच जाएंगे। ये जो सहकारिता है झारखंड में हाल के दिनों में बेहतर काम करना शुरू किया है, क्या कहेंगे? झारखंड बनने के बाद जो कई बार मैं कहा करता हूं कि सरकारों को बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम है कि उनके कारण क्या उपलब्धि हुई है, झारखंड किधर जा रहा है। साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ, महिला स्वयं सहायता समूहों ने गाँवों में खड़ा होकर के अपने विकास की जिम्मेवारी ली है। लोग कोयले और लोहे की बात करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कृषि के क्षेत्र में भी झारखंड बहुत बेहतर काम किया है। तो कृषि में कितनी संभावना को दिख रही है?
नहीं, कृषि में संभावना है और अभी और काफ़ी विकास की संभावना है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी प्रयास हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि SRI कल्टीवेशन वगैरह उसमें ग्रोथ हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। वह बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं प्रोड्यूस होती थी, जैसे मस्क मेलन वगैरह, इसका देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हुआ है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोजेक्ट सोसाइटी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है अपनी एक्टिविटी को। सब्जी के अगर उत्पादन की बात करें, दूसरे राज्यों में झारखंड से हरी सब्जियां जाती हैं, हाँ, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है ये सेक्टर। इसको अगर हम प्रमोट करें, रोजगार सृजन के साथ झारखंड को कृषि के क्षेत्र में भी स्थापित कर सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर कर सकते हैं। जैसे कृषि हाँ, व्यापार में खास करके जैसा वैल्यू चेन की बात हम लोग कर रहे हैं, तसर की मार्केटिंग में, उसी तरह से हमको लगता है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट और वेजिटेबल प्रोडक्ट के में भी हम लोगों को एक वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो कि हमारा काफ़ी वीक है। जो झारखंड में आपने जो एक कॉन्सेप्ट देखा, फिर इसको आपने प्रॉपर मार्केटिंग दी, झारखंड में अगर आप दूसरे जगहों चीज़ों की बात करें, कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि अगर चीज़ों को प्रॉपरली मार्केट किया जाए तो झारखंड के प्रोडक्ट को बहुत बेहतर तरीके से हम ग्लोबल मार्केट भेज सकते हैं? यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, खासतौर पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसको हम बहुत तरीके से स्किल कर सकते हैं इसमें, तो क्या कुछ किया जा सकता है? और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्टेट एक ऑर्गेनिक स्टेट हो सकता है, और अगर हम ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाते हैं और सर्टिफाई कराते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो मुझे लगता है कि हम दुनिया के बाज़ार में आसानी से पहुंच सकते हैं और अच्छा खासा इनकम इससे आ सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में, कृषि में, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, जिसमें भी चाहे आगे जा सकते हैं। संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं हमारे यहाँ, लोग काम करने वाले भी हैं, मेहनती लोग। झारखंड में झारक्राफ्ट की बात करें या फिर ग्रामीण विकास की बात करें, ग्रामीण विकास में काम थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। पंचायती राज को मजबूत करना होगा, क्योंकि 32 वर्षों के बाद आपको अधिकार मिला है। जो पंचायत पे जो मुखिया हैं, कल जब वो चुनाव में जाएंगे तो वो अपने जनता को या अपने जो उनके लोग हैं उनको उसको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पंचायत के स्तर पर उनको वो अधिकार, जिस अधिकार की बात होती है, वो अधिकार उनको नहीं मिला। ऐसे में मुखिया को कहीं ना कहीं जवाब देना होता है। तो सरकार अगर पंचायत पर, ग्रामीण विकास पर अगर थोड़ी प्राथमिकता दे तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काफ़ी अवसर हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम एक नए सेशन में नए विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद ईटीवी के विशेष कार्यक्रम ईटीवी रिपोर्ट कार्ड झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। वक्त है सेशन 2 का, और इस सेशन में आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऑडियो विजुअल, जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य और ऊर्जा से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विरासत में झारखंड को खनिज और वन क्षेत्र मिले, आबो हवा अच्छी मिली, लेकिन साथ में मिली मलेरिया, डायरिया और डेंगू जैसी बीमारियां इतनी हावी थी कि सुदूरवर्ती इलाकों में कुपोषण को पैर फैलाने का मौका मिलता गया, जो राज्य के माथे पर कलंक बना। मध्य प्रदेश के बाद झारखंड देश का सबसे कुपोषित बच्चों वाला राज्य बन गया। एक तरफ जहां देश भर में HIV रोगियों की संख्या घट रही थी, तो दूसरी तरफ झारखंड में HIV रोगियों की संख्या बढ़ती रही। बेपटरी हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को एक झटके में संभालना मुश्किल था। लिहाजा अनुबंधित चिकित्सक नियमित हुए, पैरामेडिकल कर्मियों की सेवा स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू हुई। दूर दराज के लोगों के लिए 104 कॉल सेवा का शुभारंभ हुआ। कुपोषण दूर करने के लिए नए MTC खोले गए। आज के दौर में ऊर्जा सेक्टर में पिछड़ने का मतलब है हर सेक्टर में पिछड़ जाना। इस मामले में झारखंड खुशकिस्मत रहा। विरासत में झारखंड को कोयले का अपार भंडार और जलप्रपात मिले। कभी पतरातू यूनिट से महज 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो बढ़कर 100 मेगावाट हो गया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद TVNL आज 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। आज राष्ट्रीय स्तर पर TVNL को पहचान मिली है। पतरातू थर्मल पावर के विस्तारीकरण की प्रक्रिया जारी है। विद्युत संचरण लाइन का लगातार विस्तार हो रहा है। बेड़ो, लोहरदगा, चांडिल,
नामकुम में पावर ग्रिड स्थापित किए जा चुके हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 18,000 गांवों में से 16,000 गांवों को जोड़ा गया है। अभी अगर हम बात करें तो ऊर्जा और स्वास्थ्य, अगर झारखंड में इन दोनों विभागों की बात करें, ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड ने कितना बेहतर विकास किया है वो हम सीधा जानना चाहेंगे एसएम वर्मा साहब से, जो कि हमारे दाएं ओर बैठे हैं। ऊर्जा के मामले में अगर हम झारखंड में देखें, बहुत पोटेंशियल है। आप कोयले की यहाँ पर बहुत प्रचुरता है। यहाँ पर जो पावर प्लांट्स थे पहले के, वो अभी आज की तारीख में कितना बिजली प्रोड्यूस कर रहा है झारखंड में? मौजूदा स्थिति बिजली के मामले में क्या है? देखिए, पूरे राज्य को 2200 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है और हम वो 2200 मेगावाट अपने यहाँ उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये झारखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी भी 2 और यूनिट हैं जिनका हम रेनोवेशन कर रहे हैं, वो भी अब 1 महीने 1.5 महीने के भीतर आ जाएगी बार पे, तो करीब 250 मेगावाट वहाँ से हो जाएगा। ये करीब हमें 600-700 मेगावाट हम अपने स्टेट यूनिट से पैदा कर रहे हैं। फिर सेंट्रल असिस्टेंस से हमें 500 मेगावाट मिलता है, जो हमारा कोटा है झारखंड का, और उसके बाद बाकी डीवीसी से हमें करीब 1000 मेगावाट मिलता है। बिजली की उपलब्धता है, लेकिन झारखंड में एक दूसरी प्रॉब्लम है, वो है ट्रांसमिशन। हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन करने में वो अपने आप को बहुत सक्षम नहीं पाते हैं। बिजली बोर्ड से जो अभी आपने कंपनियां बनाई हैं, झारखंड में जो रेवेन्यू लॉसेस थे, वो लॉसेस कितना नियंत्रण हो पाया? देखिए, स्टेट की जो AT&C लॉस जिसको हम लोग करते हैं, वो 46% थी आज से अगर 2.5 साल पहले की बात की जाए। अभी जो मूव हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी मिटिगेट करें और लॉसेस को कम करें, ताकि हम स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और इतना सक्षम हो सकें कि अपनी रेवेन्यू से हम उसको डिपार्टमेंट को चला सकें। सक्सेना साहब, जो एसएम वर्मा साहब बता रहे थे, कितना आप कन्विंस हैं? और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर देखें तो आपको क्या लगता है कि बिजली की स्थिति क्या है? 3 साल पहले पर कैपिटा झारखंड में 267 किलोवाट था जी, आज 400 से ऊपर है। इट इज़ 50% इंक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन, जो कि नेशनल इंक्रीज हुआ है मुश्किल से 30 से 40%, और झारखंड में 40 से 50% पर कैपिटा इंक्रीज हुआ है पिछले 2.5 से 3 साल के बीच में। पावर सेक्टर में जो नुकसान हो रहे थे पहले, उस नुकसान पर भी आपने नजर रखा होगा। जो पोटेंशियल है यहाँ पर, जितने यहाँ पर कोल बेल्ट्स हैं, जो झारखंड के पास बहुत सारे तालाब तलैया हैं, आपके पास ज़मीन है, फिर भी झारखंड ने अब तक कोई नया पावर हाउस नहीं बना पाया। देखिए, ये तो कहना अनुचित है। आपके टाटा पावर का जोजोबेरा में पावर प्लांट आ गया, मैथन पावर आ गया, आपका एसआर का पावर आ रहा है, आधुनिक का पावर आ गया, जिससे कि 110-115 मेगावाट स्टेट ग्रिड में आता है पावर। सरकार ने कोई इनिशिएशन क्यों नहीं ली वर्मा साहब? हम चारों संसाधनों से परिपूर्ण हैं जो पावर पैदा करती है। कोयला भी है, पानी भी है, सोलर में भी हम 4th स्टेट है मैक्सिमम रेडिएशन में, और न्यूक्लियर मटेरियल भी हमारे स्टेट में है। तो हम जब इस संसाधनों से परिपूर्ण हैं तो हम पीछे क्यों हैं, ये सोचने का विषय है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 3 प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ रहे हैं जो सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है। और पहली जो प्रोजेक्ट पतरातू में एक्सटेंशन में आएगी वो 1320 मेगावाट की प्रोजेक्ट होगी, और वो RFP तक हम आ गए हैं, फाइनल टेंडरिंग का स्टेज पे हैं। सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लियरेंसेज लिए जा चुके हैं, उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है। और आने वाले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि कोई ना कोई बिग जो हमारे पावर प्रोड्यूसर हैं वो उसको बना रहे होंगे, क्योंकि वो केस्टो सिनेरियो पे इन्वेस्टमेंट मोड में किया जा रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक सुपर पावर ग्रिड यहाँ पर उन्होंने इनोग्रेट किया। उसकी जो कैपेसिटी है उस पोटेंशियल के हिसाब से है कि जो झारखंड में बिजली के उत्पादन होंगे उसे दूसरे राज्यों में बेचा जा सकता है। लेकिन जो आपके पास अभी संसाधन है, क्या उस स्थिति में आप हैं कि बिजली आप बेच सकते हैं? देखिए, ये कॉरिडोर बनाने की चीज़ है, एक वो हाईवे है जिससे आप बल्क पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र से कभी ये मीनिंग नहीं लगाया जाए कि झारखंड से पावर जाएगा। झारखंड पावर आ भी सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लेकिन आपके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल है ऐसा, 10 IPP आ रहे हैं यहाँ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, जिसमें आधुनिक है, अभिजीत है, कैपिटल है, रिलायंस है, एसआर है। ये प्रोजेक्ट्स झारखंड में आ जाएंगे, तब हमें करीब कम से कम 5 से 7 हज़ार मेगावाट बिजली, अतिरिक्त बिजली हमें प्राप्त होगी। और वो बिजली अगर हम नहीं कंज्यूम कर पाएंगे तो नेचुरली उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हाईवे का क्रिएशन हुआ। हम बिजली पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्वास्थ्य की भी बात कर लें, क्योंकि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है
रिम्स में तमाम सुविधाएं देने की बात हुई, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक के यहाँ पर निर्माण हुए, बावजूद इसके डॉक्टरों की भारी कमी। अगर आप जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है या फिर जो यूनानी चिकित्सा है, यहाँ पर तमाम तरह की विधाओं का सरकार की तरफ से इनिशिएशन लिया गया, लेकिन कई जगहों पर ना तो दवा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर ये खबर आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी सेंटर होता है वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं होते। ये तमाम तरह के लोग आरोप लगाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात करें, आपकी नज़र में क्या आपके अनुभव? हम हर समय डॉक्टरों की कमियों की बात करते हैं, हम अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखते कि हमें विरासत में जो मेडिकल कॉलेजेस मिले, हमें विरासत में जो नर्सिंग कॉलेजेस मिले, हमें विरासत में जो पैरामेडिकल ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ मिले, उनमें कितनी कमी थी। और उस घनघोर कमी के बावजूद पिछले 14 वर्षों में हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं कि अब हम पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। मेरी समझ में अगर 24 जिलों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील कर दें तो हमें वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ प्रचुर संख्या में मिलने लगेंगे। डॉक्टर साहब, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या डॉक्टर होते हैं? वहाँ पर जो एक संसाधन होना चाहिए वो वहाँ पर है? ओवरऑल जब हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है अपने राज्य में तो हम उसे ग्रामीण क्षेत्रों तक सचमुच नहीं पहुँचा सकते। कोशिश हम लोगों ने की है, कोशिश राज्य ने की है, सरकार ने कोशिश की है, प्राइवेट क्षेत्र से भी लोग जाकर सुदूरवर्ती ग्रामों में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये बात सच है कि डॉक्टरों की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, जिसको उन्नत करना होगा हमें। कुपोषित बच्चे हैं, उसकी अगर मृत्यु दर की बात करें तो झारखंड में 20 से 25 हज़ार बच्चे हर साल मरते हैं। हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं जो इस बात के लिए हमें बहुत ही रोकती हैं कि हम उनका कुपोषण रोक पाएँ परंपराओं की बदौलत। हमारे अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उनको बदलने में हमें समय लगेगा, हमने कोशिश की है। यहाँ पर झारखंड में जो चिकित्सा की स्थिति है, ये डॉक्टर साहब का व्यू है। हर्षोदयाल साहब, जो डॉक्टर साहब ने कहा स्वास्थ्य के बारे में जो सिनारियो झारखंड में, कितना आप सहमत हैं और कहाँ पे आपको गुंजाइश दिख रहा है? जो प्रिवेंटिव उपाय हो सकते हैं उसकी कमी है, बिहेवियरल जो इश्यूज हैं स्वास्थ्य को प्रमोट करने वाला, उसकी कमी है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आईईसी मटेरियल्स या आईईसी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे प्रमोट करने का, जैसे कि या फिर उस तरह की सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी अभी भी बहुत जगह उपलब्ध नहीं है। तो गांव में आप सोच सकते हैं कि क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है अगर लोगों को, तो कितने तरह की बीमारियां वहां हो रही हैं। तो पहली पानी की समस्या है। बजट की बात करें, जो बजट का एलोकेशन होता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें 60% तक सिर्फ झारखंड सरकार खर्च कर पाती है। डॉक्टर साहब, खर्च क्यों नहीं होते पैसे? अगर मैन पावर ही नहीं होगा तो स्वास्थ्य सुविधाओं में जितनी भी सुविधाएं हमें दी जा रही हैं या जितनी भी फैसिलिटीज हमारे हिस्से में आती हैं उनको खर्च कौन करेगा? तो मैन पावर बढ़ाना पैरामेडिकल में, डॉक्टर्स में बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब की बात से लोग कितना सहमत हैं, लोग अपना राय तय करेंगे। झारखंड रिपोर्ट कार्ड में और बहुत कुछ हम दिखाना चाहते थे, अलग अलग विभागों की चर्चा करना चाहते थे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ईटीवी रिपोर्ट कार्ड झारखंड के तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। फिर से एक बार ब्रेक के बाद इस सेशन में आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऑडियो विजुअल जिसमें आप झारखंड सरकार के कार्यकलापों की झलक पा सकेंगे। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति आई है। इस तकनीक ने कागज के पचड़े से मुक्ति दिलाई है। हर सुविधा एक क्लिक करते ही हासिल। आईटी के 2 शब्दों ने जिंदगी को जैसे सरल और सुगम बना दिया है। इस तकनीक को झारखंड में भी बखूबी समझा गया। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 315 प्रज्ञा केंद्र खुले। सभी प्रमुख दफ्तरों में ऑनलाइन अटेंडेंस, सरकार की तमाम योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी, वाणिज्यकर, परिवहन और निबंधन विभाग में पेमेंट गेटवे सिस्टम, आधार आधारित सिस्टम के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, छात्रवृत्ति का भुगतान,
आज झारखंड आईटी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसकी बदौलत झारखंड आगे बढ़ रहा है। मंच पर मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को, साथ ही श्री जगदीश चंद्रा, हेड ईटीवी न्यूज नेटवर्क को। विकास कार्यों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच क्या थी, इन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। सर्वप्रथम तो मैं जगदीश चंद्रा जी को पुनः राज्य में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपनी ओर से स्वागत भी करता हूं कि पूरे देश में जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ रखी है कि एक मीडिया के माध्यम से सरकार की बातों को और लोगों की समस्याओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे किया है। उसी के अनुरूप झारखंड का रिपोर्ट कार्ड का ये विषय आज इस मंच पर है। मैं समझता हूं कि जो हमारा कार्यकाल रहा है महज 10 महीने 11 महीने का, इस पे जो हमारी सरकार ने, हमारे सरकार के मंत्रीगणों ने जिस तरीके से अपने विभाग को चलाने का, अपने कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो विगत दिनों में कार्यशैली रही है, कार्यों की रफ्तार रही है, उनमें काफ़ी बदलाव हुआ। 13 जुलाई से लेकर आज के दिन तक लोकसभा चुनाव के प्रक्रिया में भी रहे। अब इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी समय है। हमने ये प्रयास किया है कि राज्य में समग्र विकास और विकास में गति तभी आ सकती है जब व्यवस्था के सभी हिस्सों में काम हो, सभी क्षेत्रों में इसका ये क्षेत्र एक्सपर्टाइड हो, ताकि उसका लाभ लोगों को मिले। हमने इस महज 1 साल के कार्यकाल में चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कहें, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात कहें, चाहे रोजगार सृजन की बात कहें, चाहे पदाधिकारियों की मनोबल बढ़ाने की बात कहें, इन सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत गंभीरता से कार्य किए हैं। जब मैं सुन रहा था इस मंच में जो चर्चा हो रही थी पंचायती राज को लेकर, मैं ये समझता हूँ कि ये पंचायती राज, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पंचायती राज स्थापित हुआ और काम तुरंत स्टार्ट होगा। ये बात सही है कि राज्य में पंचायती व्यवस्था की आवश्यकता रही है और इसकी वकालत हम सभी लोग करते रहे हैं। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी इस बात को, इस चर्चा को बड़ी जोर शोर से हम लोगों ने उठाया और अंततः 30 सालों के बाद यहाँ पंचायत व्यवस्था स्थापित हुई। और इस 30 साल में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी हुई। 55% से अधिक महिलाएं यहाँ पर आज मुखिया के रूप में कार्यरत हैं। हाँ, ये जरूर है पंचायती व्यवस्था स्थापित जरूर हुआ, लेकिन पंचायती व्यवस्था को चलाने की भी जो व्यवस्थाएं उनके साथ खड़ी होती हैं, उन व्यवस्थाओं में कुछ कमियां रही हैं। उनको सपोर्टिव सिस्टम आज के दिन में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, काम कर रही है कि उन पंचायती व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कौन कौन सी सपोर्टिव व्यवस्था उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो काम में गति ला सकें और बेहतर तरीके से धरातल पर उतरें। आज मैं कहता हूं कि जो समग्र विकास की बात करते हैं, जो सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, महिला सशक्तिकरण और भी समवर्ग की सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि इस राज्य में जो सबसे गंभीर विषय है, चूंकि ये राज्य अत्यंत पिछड़ा राज्यों में से रहा है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आज के दिन में अपने मौलिक अधिकार के लिए लोग संघर्षरत हैं, उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती। आपने देखा होगा कि उन वर्गों के लिए हम लोगों ने प्राथमिकता के साथ वृद्धाओं के, विकलांगों के, विधवाओं के पेंशनों में वृद्धि की। कुपोषण को लेकर जो सवालें रखी गई, मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से ये कुपोषण की बातें किसी भी राज्य या देश के लिए बहुत गंभीर सवाल है।
आज हमने इन कुपोषित बच्चों को उनके स्वास्थ्य सुधार हेतु हम लोगों ने अभी ये निर्णय लिया है। लगभग 150 करोड़ 130 करोड़ से भी अधिक की योजनाएं स्वीकृत की हैं। तो ऐसे कई एक विषय हैं। 14 सालों में कई एक विभागों में प्रमोशंस की इतनी लंबित विषयें पड़ी रही। हम लोगों ने उन सभी को इस बार बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर सभी इंजीनियर, सभी पदाधिकारियों को प्रमोशन दिया। सभी विभाग में बरसों बरस से लंबित रिक्तियां प्राथमिकता के आधार पर, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पीएचडी हो, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार की सोच है कि आने वाला समय में, जो पहले भी इस मंच में बातें आई कि मैन पावर अगर कम रहेगा तो पैसे भी खर्च कहाँ से होंगे। विकास के काम में निश्चित रूप से मैन पावर की आवश्यकता होती है और उसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की नियुक्ति हुई विभिन्न क्षेत्रों में। आज हम लोगों को खनिज संपदा से मात्र 2000 करोड़ रुपए हमें रॉयल्टी उपलब्ध होती है, 2300 या 2500 करोड़ के लगभग। और उसके बदले में हमको उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका अंदाजा शायद टैक्स देने वाले लोग नहीं करते। आज मैं समझता हूं कि ये 2500 करोड़ के बदले हम नहीं भी तो 50,000 करोड़ के नुकसान झेलते हैं। मैं ये देखता हूं कि आज इस खनिज संपदा से हमें प्राप्त कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या हम खनिज आधारित योजना से ही विकास हमारा हो सकता है कि हमारी और भी कोई तरीके हो सकते हैं? क्या दूसरे राज्य जहां खनिज नहीं है वो राज्य विकास नहीं करते? आज तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये खनिज संपदा हमारे लिए एक अभिशाप का रूप ले रहा है। आज हमारे यहाँ लोग गंदे पानी पीने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी माइनिंग हो रही है कि खनिज के वजह से हमारा वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है कि अगर कोई भी पानी अगर हम बोरिंग करके निकालते हैं उसमें अशुद्ध पानी जमीन के ही अंदर उपलब्ध होता है। हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, महिलाएं बीमार बच्चों को जन्म देती हैं। आज आपको विश्वास नहीं होगा कि आज हमारे यहाँ यूरेनियम के भी माइंस हैं, लेकिन वहां पर यह स्थिति है आज के दिन में कि आसपास के क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र के लोगों से शादी ब्याह के में भी रिश्ता बनाने को तैयार नहीं होते। ये हमारी सामाजिक समरसता में जो बदलाव इन व्यवस्था के खनिज संपदा के माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम की ओर संकेत करता है। आज इस खनिज संपदा के माध्यम से पूरे जंगल क्षेत्र में नक्सल एरिया के रूप में चिन्हित हुआ पड़ा है। जहां जहां खनिज निकल रहा है, धीरे धीरे नक्सल का भी प्रभाव उस तरफ से और जागे जा रहा है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उसका मूल अधिकार जो उस खनिज संपदा से है, यहाँ के राज्य के लोगों को तो कम, बल्कि व्यवसाय करने वाले और ये असामाजिक तत्वों को ज्यादा उससे फायदा मिलता है। तो आज हमारे पास संसाधन, एक सीमित संसाधन हमारे पास उपलब्ध है और उस सीमित संसाधन में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि हम लोग बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ें। अधिकतर लोग यहाँ कृषक हैं। आज बारिश की स्थिति जो हुई पड़ी है, आप देखते हैं पूरे देश ने, पूरे दुनिया में यह चर्चा का विषय है। बारिश तो होती है लेकिन इसका सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और नतीजा ये होता है कि दिखता तो सही है कि बारिश बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन किसानों को उसका सही लाभ नहीं मिलता। आज हमारे इस राज्य के 3 से 4 जिले विशुद्ध रूप से सुखाड़ के चपेट में। आज उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने पहली बार उन सुखाड़ क्षेत्रों के लिए अलग से कृषि के लिए योजनाएं तैयार की। सौर ऊर्जा से चलित ट्यूबवेल्स का निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया है। किसानों के लिए किसान बैंक बनाने की योजनाएं प्रारंभ की गई है। शहरों में चाहे लोगों जो मजदूरी करते हैं, यहाँ रिक्शा चालकों की बात कहें, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं दिखी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई एक डॉक्टर जो बरसों बरस जो भी है, एक लिमिटेड रिसोर्स ही सही, लेकिन उसको हम लोगों ने
बेहतर मजबूती प्रदान करने के लिए हर प्रयास किए। डॉक्टर की नियुक्ति हुई, नर्सों की नियुक्ति हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में सहिया और बेहतर अपना कार्य परफॉर्मेंस कर दिखा सके उनको साइकिल वितरण करने की बात हुई। नौजवानों के अंदर छुपी प्रतिभा, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे अच्छे कलाकार के रूप में हो, हमने इस बार राज्य के होनहार खिलाड़ी उनको सीधी नियुक्ति देने का भी हम लोगों ने प्रयास किया। कई खिलाड़ी नियुक्त भी हो चुके। यहाँ के होनहार कलाकारों को आगे विकसित करने के लिए यहाँ हम लोगों ने ट्राइबल कल्चर सोसाइटी के माध्यम से निरंतर प्रमोट करने का निर्णय सरकार का है। झारखंड की तरफ से कई एक ऐसे योजनाएं चलाई जा रही है। स्वरोजगार के माध्यम से हम यहाँ बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और स्वरोजगार के क्षेत्र में हम लोग चाहे सरकार के माध्यम से हो, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हो, इन सभी के साथ कैसे समन्वय स्थापित हो और इसमें अधिक से अधिक रोजगार कैसे सृजन हो, इस क्षेत्र पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। अगले पंचवर्षीय योजना में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करने का हमारा लक्ष्य है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। 15-16 के प्लान में हमारा योजना है कि उस साल लगभग हम लोग 10 से 15 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य तय कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से इसको लेकर विभाग काम कर रही है ताकि यहाँ के नौजवान इसी क्षेत्र में, इसी राज्य में अपना रोजगार पा सकें। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस छोटे से समय में कई एक महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। तो मैं समझता हूं अगर गांव मजबूत होता है तो निश्चित रूप से शहर या राज्य को विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहां पर पलायन कर रहे हैं, मतलब शहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये संकेत सही नहीं है। राजनीतिक उथल पुथल इन सब विषयों को लेकर होता है। कोई बाहर से आया, कोई अंदर से आया, इनको नौकरी दो, इसको नौकरी मत दो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज धीरे धीरे मैं समझता हूं झारखंड प्रदेश में इन 14 सालों में समय अंतराल में जिस तरीके से इसका विकास होना चाहिए उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये भी कोई असंभव नहीं है कि सही तरीके से और ईमानदारी पूर्वक इस विषयों पर काम किया जाए, यहाँ के विषयों को देखा जाए तो इसको भी विकास होने से नहीं रोका जा सकता। आज सरकार का निर्णय है कि 2017 तक हमारे इस राज्य के सभी ग्रामीणों को जिस तरीके से शहर के लोग स्वच्छ पानी पीते हैं वो पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। तो मैं ये समझता हूं कि आज की ये परिचर्चा और आगे बढ़े तो हम लोग और कोई नए रास्ता तलाशें राज्य के विकास के लिए। मैं समझता हूं यहाँ पर काफी अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। इसमें भी आप हमें मार्गदर्शन का भी एक काम करें ताकि इस राज्य को हम लोग एक नए आयाम की ओर, नए रास्ते की ओर तीव्र गति से ले जा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं श्री जगदीश चंद्रा, हेड ईटीवी न्यूज नेटवर्क को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय लोकायुक्त जी, माननीय मंत्रीगण, महिला आयोग की चेयरमैन साहिबा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर व्यास, उपस्थित अधिकारीगण, महानुभाव, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और अगले 5 सालों का अपना विज़न देने के लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं और उनके नैतिक साहस की और मनोबल की तारीफ करता हूं कि चुनाव की इस पूर्व संध्या पर वो ताल ठोक के कह रहे हैं कि मैंने विज़न बनाया है 2015 का और आगे 5 साल का मैं राज चलाऊंगा, इस विज़न को लागू करूंगा। तो आत्मविश्वास और मनोबल तो इसी तरह का होना चाहिए। बाकी राजनीति संभावनाओं का खेल है, जीत हार चुनाव ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जितने कम समय में अर्थात लगभग 1 वर्ष की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में राजकाज का काम संभाला है और जिस रोड मैप को इम्प्लीमेंट किया है और आने वाले कल का जो विज़न डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी तारीफ हम सबको करनी होगी।
मुझे यहाँ से 1000 मील दूर बैठे हुए जयपुर में लगता है कि शायद 2-2.5 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री जी को राजकाज संभाले हुए, लेकिन जब देखता हूँ तो 1 वर्ष भी नहीं हुआ पूरा। और इस 1 वर्ष में उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब उन्होंने राजकाज संभाला था तो खुद भी इस बात को मानते हैं कि लोग कहते थे कि ये बच्चा है, इन्हें वे और गंभीरता से नहीं लेते थे इनकी बात को। तो इन्होंने कहा कि क्षमा करो, ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। और इस 1 वर्ष में इन्होंने करके दिखाया। और राजकाज में मंत्री का एक आचरण होता है, मुख्यमंत्री का एक आचरण होता है, उसको जिस ढंग से राजधर्म को इन्होंने निभाया वो सचमुच वी आर इम्प्रेस्ड। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करूंगा, कि झारखंड में जो राज इनको विरासत में मिला, कुछ छवि ऐसी बन गई थी एक स्कैंडलस स्टेट की, झारखंड की, कि जहाँ घोटाले होते हैं रोज, अखबारों में कोर्ट कचहरी देखती है, केंद्रीय जांच एजेंसियां देखती हैं। तो सामान्य व्यवस्था जो थी प्रशासन की, मंत्रालयों की, वो टूट गई थी, चरमरा गई थी। हर अधिकारी, हर मंत्री फाइल पे हाथ लगाने से डरता था कि न जाने क्या होगा। उस सामान्य व्यवस्था को ये लौटाया है इन्होंने, जिसे लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर कहूँ तो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लॉ एंड ऑर्डर ये लौटा के वापस लाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर केवल हत्या, बलात्कार और लूटपाट को रोकथाम का नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक बड़ा व्यापक शब्द है उस संदर्भ में। तो आज झारखंड में 1 साल में सामान्य स्थितियां काम करने की बनी हैं और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, जहां आज ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप काम कर रही है, मंत्रालय काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। जो एक अनावश्यक एक तरह का जो पैनिकी माहौल पैदा हो गया था, वो उस तरह का जो है वो आज स्टेट में नहीं है। तो सबसे बड़ी जो सफलता है, उपलब्धि है, सामान्य हालात की वापसी। और दूसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो आधार में आपने की है, आईटी सेक्टर में की है। कोई यकीन नहीं करता कि झारखंड इसमें अगुआ है। आज झारखंड में ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं। एक चौंकाने वाला मुद्दा आज आपने उठाया है, जिसमें चैनल इस मुद्दे को उठाएगा। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार हरिशंकर व्यास से भी आग्रह करूंगा इस मुद्दे को हम राष्ट्रीय मंच पर उठाएं कि क्या झारखंड का खनिज संपदा, क्या झारखंड का ये खनिज जो विपुलता है, क्या हमारे लिए अभिशाप बन गई है। इस सारे मामले को रिव्यू करने की आवश्यकता है। देश की खनन पॉलिसी को रिव्यू करने की आवश्यकता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के पर्सपेक्टिव में, झारखंड के कंटेस्ट में ये बड़ा गंभीर मुद्दा आपने उठाया है। और एक बहुत अच्छा काम जो आप यहाँ कर रहे हैं, कुपोषित बच्चों के लिए आप जो अंडा और फल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें स्कैंडल बहुत रहता है इस काम में, बच्चे तक वो चीज़ पहुँचती नहीं थी, अब आपने दे दिया एक ठोस चीज़, अंडा और फल पहुँचेगा, उसमें ज़्यादा स्कैंडल नहीं हो सकता। कोई चोरी चूरमा नहीं बटेगा, कोई इसमें कुछ मिलावट नहीं होगी, कोई इसमें कंपोनेंट विटामिन का है कि नहीं, सब नहीं होगा। एक ठोस चीज़ आपने दे दी, मोटी बुद्धि से चल के जो है हेल्थ में आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने बताया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि चुनाव की इस पूर्व संध्या पे आपने आज यहाँ राजनीतिक भाषण नहीं दिया, आपने अपने डेवलपमेंट का विजन और एजेंडा हमें बताया, जिससे हम रियली सरप्राइज भी हैं और प्रभावित हैं इस बात से। वरना ऐसे टाइम पे आदमी के दिमाग में चुनाव भारी रहता है, मतदाता भारी रहता है। यहाँ बैठे हुए 200 लोग, उनको लगते हैं कि 200 मतदाता तो हैं कम से कम मेरे, इनको प्रभावित करो। वो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने डेवलपमेंट की बात की, रिपोर्ट कार्ड की बात की, बहुत अच्छा लगा। और जैसा आपने ईटीवी के लिए कहा कि हम सभी राज्यों में सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकारें ईटीवी को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस के रूप में काम लें, सूचना तंत्र को, और सरकार के हर कल्याणकारी कार्यक्रम में सरकार के साथ होते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके राज के चाहे जितना ही कार्यकाल बचा हो, चाहे वो 5 साल हो, चाहे 5 दिन हो, हम आपके हर कल्याणकारी कार्यक्रम में, हर गरीब उन्मुख कार्यक्रम में ईटीवी आपके साथ है, और इन कार्यक्रमों को हम आगे जनता तक ले जाएंगे। कुल मिला के मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब यहाँ आए, खासतौर पे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने समय निकाल के यहाँ आना स्वीकार किया, और सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगदीश चंद्रा जी। अब आज के इस अवसर पर मैं निवेदन करती हूँ श्री जगदीश चंद्रा, हेड ईटीवी न्यूज नेटवर्क से, साथ ही श्री राजेश तोमर,
एडिटर ईटीवी झारखंड और साथ में श्री हरिशंकर व्यास जी से कि आप आज के इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें, प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। ये प्रतीक चिन्ह ईटीवी रिपोर्ट कार्ड झारखंड के अवसर पर ईटीवी झारखंड की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में हम यही कह सकते हैं कि अपने हाथों के श्रम से कुछ ऐसे इसे सजाएं कि झारखंड की ये धरती कल स्वर्ण खंड बन जाए।